जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों का 69th बीपीएससी का एग्जाम है उनके लिए जो यह वीडियो है दोस्तों वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है क्या कि इस बार जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण था वो कौन सा था, तो 2022-23 का था। तो बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 27 फरवरी 2023 को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 में याद रखना है दोस्तों 3.2% की तुलना में वर्ष 2021-22 में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, तो याद रखेंगे 10.98% की वृद्धि हुई है। जो वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय वृद्धि दर का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो राष्ट्रीय वृद्धि दर रहा था 8.68% और इससे यह कितना अधिक है तो 2.30% जो है दोस्तों इससे यह अधिक है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा, तो वर्तमान मूल्य पर जो है दोस्तों बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा, तो 6 करोड़ याद रखना है 6,75,448 करोड़ जो है दोस्तों वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है, यानी जीएसडीपी। वहीं अगर हम बात करें स्थिर मूल्य पर, तो स्थिर मूल्य पर कितना रहा है दोस्तों, तो 4,28,065 करोड़ रुपया जो रहा है दोस्तों बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है। और ये सभी के सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करें कि बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी कितना रहा है वर्तमान मूल्य पर, तो वर्तमान मूल्य पर एनएसडीपी रहा है दोस्तों 6,14,431 करोड़ रुपए। और स्थिर मूल्य पर कितना रहा है तो 3,82,274 करोड़ रुपए। फिर प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है दोस्तों, तो 54,383 रुपये जो है दोस्तों वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। और वहीं स्थिर मूल्य की बात करें तो स्थिर मूल्य पर कितना है दोस्तों, ये याद रखना है कि ये बेस है, हमारा बेस ईयर है 2011-12। तो स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है तो 34,465 रुपये। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा रहा है, तो याद रखना है सर्वाधिक प्रति आय वाला जिला पटना जिला रहा है दोस्तों। कितना है यहाँ पर, तो 1,15,239 रुपये प्रति व्यक्ति आय है पटना की। वहीं अगर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला की अगर हम बात करें दोस्तों तो वह कौन सा रहा है, तो वह शिवहर रहा है। और यहाँ मात्र जो है दोस्तों 18,692 रुपये प्रति व्यक्ति आय रहा है। फिर है दोस्तों बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले नंबर पर है दोस्तों पटना, दूसरे नंबर पर है दोस्तों बेगूसराय और तीसरे नंबर पर है दोस्तों मुंगेर। वहीं अगर बात करें दोस्तों दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले कौन कौन से रहे हैं, तो पहला नंबर पर है दोस्तों शिवहर, दूसरा पर है अररिया, तीसरा पर है कौन सा दोस्तों, तो सीतामढ़ी। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा कितना रहा है। यह भी वीवीआई फैक्ट से दोस्तों पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना रहा है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तो 21.2% रहा है। वहीं द्वितीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत रहा है दोस्तों हिस्सा इसका द्वितीय क्षेत्र का, तो 18.1%। और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस क्षेत्र का है दोस्तों, तो याद रखना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र का हिस्सा है दोस्तों वह तृतीय क्षेत्र है। और यह कितना है तो 60.7% है। और बात करें दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में कितना वृद्धि दर हुआ है, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि दर देखने को मिला है दोस्तों वह है 9.6%। वहीं द्वितीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि देखने को मिला है दोस्तों, तो 3.8%। और तृतीय क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है, तो याद रखना है कि 13.3% वृद्धि दर्ज किया गया है दोस्तों।
तो यहाँ पर सबसे जो वृद्धि कम किसका रहा है दोस्तों, तो याद रखना है सबसे जो कम वृद्धि दर रहा है वो रहा है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का। और पहले नंबर पर किसका रहा है दोस्तों वृद्धि दर के मामले में, तो तृतीय क्षेत्र का, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का। तो आपको सजाने के लिए भी आ सकता है दोस्तों। तो ये सभी के सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो याद रखना है पहला है पशुधन और दूसरा है दोस्तों मत्स्य खेत एवं जल कृषि। ये जो है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र रहे हैं दोस्तों, जिनकी वृद्धि दर क्रमशः कितनी रही है, तो पशुधन की वृद्धि दर रही है दोस्तों 9.5%। वहीं पर मत्स्य खेत एवं जल कृषि में वृद्धि दर कितनी रही है दोस्तों, तो 6.7%। हालांकि खनन एवं उत्खनन में भी कितना वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो याद रखना है 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सा रहा है, तो विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाओं में कितना वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों, तो याद रखना है 14.5% की वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्रचुर योगदान देने वाले तृतीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किसका रहा है दोस्तों, तो याद रखना है यहाँ पर दिया गया है वायु परिवहन में कितना वृद्धि हुआ है, तो 10.5% है। भंडारण में कितना है दोस्तों, तो 21.3%। वित्तीय सेवाओं में कितना है, तो 12.6% वृद्धि दर हुआ है। तथा लोक प्रशासन में कितना है दोस्तों, तो 9.3%। तो याद रखना है वित्तीय सेवाओं में सबसे ज़्यादा है कितना, 12.6%। फिर है दोस्तों, राजकीय वित्त व्यवस्था कैसी है, तो 2021-22 में कुल प्राप्ति कितना हुआ है दोस्तों, तो याद रखना है आपको 2021-22 में कुल प्राप्तियां हमें कितना हुआ, तो 1,99,270.15 करोड़ रुपए जो है दोस्तों कुल प्राप्तियां हुई हैं। जिसमें से राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है हमें दोस्तों, तो 1,58,797.33 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें पूंजीगत प्राप्ति, तो पूंजीगत प्राप्ति कितना हुआ है दोस्तों 2021-22 में, तो याद रखना है आपको 40,472.82 करोड़ रुपए है। 40,472.82 करोड़ रुपए जो है दोस्तों वह पूंजीगत प्राप्तियां हुई हैं। फिर अगर हम बात करें 2021-22 में कुल व्यय कितना हुआ है, तो याद रखना है कुल व्यय कितना है दोस्तों, तो 1,93,122.99 करोड़ रुपए जो है दोस्तों कुल व्यय रहा है। जिसमें से राजस्व व्यय कितना है, तो याद रखना है 1,59,219.71 करोड़ रुपए है। और पूंजीगत व्यय कितना है दोस्तों, तो 33,903.28 करोड़ रुपए। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, ये सब मोस्ट वीवीआई फैक्ट्स हैं। राजस्व घाटा 2021-22 में कितना रहा है, तो याद रखना है दोस्तों राजस्व घाटा जो रहा है 2021-22 में जीएसडीपी का 0.1% रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है। फिर राजकोषीय घाटा 2021-22 में कितना रहा है, तो जीएसडीपी का 3.8% रहा है दोस्तों राजकोषीय घाटा, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फिर प्राथमिक घाटा कितना है, तो जीएसडीपी का 1.7% है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों राजकोषीय घाटा 2020-21 में कितना रहा है, तो याद रखना है दोस्तों ये भी पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना था, तो 3.8% था। वहीं 2020-21 में यह कितना था दोस्तों, तो 4.8% था। यानी इसमें क्या हुआ है दोस्तों, कमी आई है। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, तो इनसे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग कितनी रही है दोस्तों, तो 5% रही है, 5% थी। 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा कितना था दोस्तों, तो याद रखना है 20% था। शुद्ध बुआई क्षेत्र 2020-21 में कितना था, तो याद रखना है 53.9% है। फसल सघनता कितना है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई फैक्ट्स है। बिहार की फसल सघनता कितनी है, तो 1.44 है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक फसल सघनता किस जिले का है दोस्तों, तो शिवहर में कितना है फसल सघनता है, यहाँ पर 1.90% जो है दोस्तों यहाँ पर फसल सघनता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूनतम फसल सघनता किस जिले की है, तो पूर्णिया जिले की है। कितना है दोस्तों, तो 1.02 है दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों कि सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र कहाँ पर है, तो याद रखना है दोस्तों भोजपुर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर निवल बुआई क्षेत्र है। उसके बाद है दोस्तों बक्सर में, और उसके बाद है दोस्तों सिवान में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। फिर है दोस्तों हमारा
फिर है दोस्तों हमारा कि राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में कितना रहा है। तो याद रखना है दोस्तों, राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में कितना रहा है, तो 184.9 लाख टन रहा है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे। राज्य में कुल अनाज उत्पादन 2021-22 में कितना रहा है, तो 181.0 लाख टन रहा है दोस्तों। राज्य में कुल दूध उत्पादन कितना रहा है दोस्तों, तो ये सवाल याद रखना है आपको कि राज्य में कुल दूध उत्पादन 2021-22 में कितना रहा है, तो 131.19 लाख टन रहा है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि राज्य में कुल अंडा उत्पादन 2021-22 में कितना हुआ है, तो याद रखना है दोस्तों 306.66 करोड़। राज्य की में अगर ईख के उत्पादन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2021-22 में यह कितना लाख टन रहा है, तो 119.77 लाख टन रहा है दोस्तों ईख का उत्पादन। फिर सकल सिंचित क्षेत्र 2021-22 में कितना है, तो सकल सिंचित क्षेत्र 2021-22 में 37.22 लाख हेक्टेयर है दोस्तों। फिर सिंचाई विकास का कुल व्यय कितना है, तो सिंचाई विकास के लिए कुल व्यय 2021-22 में कितना था, तो याद रखना 2670.49 करोड़ रुपए जो था दोस्तों सिंचाई विकास का कुल व्यय था। फिर अगर हम बात करें दोस्तों कि जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020 से 25 के तहत कितना एकड़ दिया गया है, तो 20,000 एकड़ जमीन की जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। याद रखना है दोस्तों, पूछ सकता है सवाल कि जैविक कॉरिडोर योजना के तहत कितने एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है, तो याद रखना है दोस्तों 20,000 एकड़ जमीन को लाया गया है इसके अंतर्गत। फिर उद्यमिता क्षेत्र से संबंधित फैक्ट्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो बिहार में कारखानों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत बढ़ी है दोस्तों, तो 0.3% बढ़ी है। राज्य में एथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। याद रखेंगे 2021-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी, जबकि 2020-21 में यह कितना था दोस्तों, तो 370,000 लीटर प्रतिदिन था। यानी कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो 100,000 लीटर प्रतिदिन जो है दोस्तों इसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों बिहार में कुल चीनी उत्पादन कितना क्विंटल रहा था दोस्तों, तो याद रखना है बिहार में जो कुल चीनी उत्पादन है वो 45.6 लाख क्विंटल था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है। पूछ सकता है फैक्चुअल सवाल कि बिहार में कुल चीनी उत्पादन कितना हुआ है, तो याद रखना है दोस्तों 45.6 लाख क्विंटल। फिर है दोस्तों कि बिहार का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार को कुल 60.86 हजार करोड़ निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं। सर्वाधिक निवेश जो है दोस्तों किस में हुआ है, तो याद रखना है फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है। जो राज्य के कुल निवेश का कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो याद रखेंगे 41% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि सर्वाधिक निवेश किस पे हुआ है दोस्तों, तो याद रखना है फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण पे। और ये कितना हुआ है दोस्तों, तो कुल निवेश का 41% जो है दोस्तों फूड प्रोसेसिंग के लिए किया गया। दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो सीमेंट का सेक्टर है। और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो इथेनॉल सेक्टर है। और ये सभी के सभी मोस्ट वीवीआई फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों श्रम नियोजन एवं प्रवास, इसके लिए क्या हुआ है, तो ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है, तो 68.8% था। जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर अगर देखा जाए दोस्तों तो यह कितना है, तो 77.9% था दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें शहरी बिहार के मामले में, तो पुरुष संपूर्ण भारत के कितना है दोस्तों, तो यह है 75.6% की तुलना में कितना था, तो यह है दोस्तों 64.6% था। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। ये ग्रामीण में कितना था, याद रखना है दोस्तों, ग्रामीण में था 68.8% और भारत में कितना है ग्रामीण में, तो 77.9%। शहरी में कितना है दोस्तों, तो 68.6%। अगर हम बात करें दोस्तों ये है पुरुष श्रमिक जनसंख्या, तो भारत में कितना है पुरुष श्रमिक जनसंख्या, तो याद रखना है 75.6%। बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई कितनी है, तो याद रखना है 338 रुपये। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखेंगे। पूछ सकता है आपसे कि बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई कितनी है, तो 338 रुपये। और महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई कितना है दोस्तों, तो 244 रुपये है, जिससे दोनों के बीच 28% का लैंगिक अंतराल है दोस्तों। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। संपूर्ण भारत में अंतराल यह कितना है, तो 36% है। तो इसके मुकाबले हमारा जो है दोस्तों बिहार काफ़ी अच्छा है भारत के मुकाबले।
अच्छा प्रदर्शन इसने किया है। फिर है दोस्तों जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृति कार्य के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देने के लिए नोडल अभिकरण है। याद रखना है जीविका क्या है दोस्तों, तो जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृत कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं को सहयोग देने के लिए एक नोडल अभिकरण है दोस्तों। कुल कितना इस पे है दोस्तों, तो कुल 2.5 लाख प्रशिक्षित हुए हैं इसके तहत, जीविका ग्रामीण युवा के तहत, जिनमें 1.8 लाख नियोजित हो चुके हैं दोस्तों। फिर अगर हम बात करें दोस्तों भौतिक संरचना से रिलेटेड इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि 2021-22 में परिवहन एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक कितना हुआ है दोस्तों, तो 20.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई है। वहीं अगर हम बात करें बिहार में कुल पथ घनत्व कितना है, तो याद रखना है दोस्तों बिहार में कुल पथ घनत्व है 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है। फिर रोड घनत्व के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है दोस्तों, तीसरा है। मोस्ट वीवीआई ये फैक्ट्स है, याद रखेंगे कि रोड घनत्व के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है दोस्तों, तो केरल का है, और दूसरा स्थान किसका है दोस्तों रोड घनत्व के बारे में, तो पश्चिम बंगाल का है। वर्ष 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का क्या है दोस्तों, तो तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। यानी वाहनों के निबंधन के मामले में देश में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है दोस्तों महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों हमारा प्यारा बिहार। फिर है दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र में कौन कौन से प्रगति हुई है, तो राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2017-18 में 280 यूनिट से बढ़कर 2021-22 में कितना यूनिट हो गया दोस्तों, तो 329 यूनिट हो गई है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि 2021-22 में प्रति व्यक्ति खपत कितनी हो गई है दोस्तों ऊर्जा की खपत, तो याद रखना 329 यूनिट, जो 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि दर्शाती है दोस्तों। राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 2020-21 में कितना था, तो याद रखेंगे 6422 मेगावाट था। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों 2021-22 में, तो यह 21.2% से बढ़कर 7785 मेगावाट हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको याद रखना है कि राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता जो था दोस्तों 2020-21 में 6400 कितना था दोस्तों 22 था, अब ये बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, तो याद रखना है 7785 मेगावाट बढ़कर हो गया। बिजली की बढ़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार की 2024-25 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से याद रखना है कितना, तो 5841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है दोस्तों। ग्रामीण विकास से रिलेटेड इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, तो बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, जिसे हम लोग जीविका के भी नाम से जानते हैं, के तहत सितंबर 2022 तक याद रखना है 10.3 लाख स्वयं सहायता समूह बने थे। मनरेगा के तहत जो है दोस्तों रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2017-18 के 22.5 लाख से बढ़कर 2021-22 में कितना हो गया दोस्तों मनरेगा के तहत, तो यह हो गया दोस्तों 48 लाख हो गया। 17-18 में था दोस्तों मनरेगा के तहत परिवारों की संख्या 22.5 लाख, जो कि 2021-22 में बढ़कर 48 लाख हो गया दोस्तों। रोजगार सृजन काफ़ी बढ़ा है और 817.2 लाख व्यक्ति दिवस से 2021-22 में 1811.8 लाख व्यक्ति दिवस पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए कितना हुआ है दोस्तों, कितने पंचायतों का चुनाव किया गया है, तो याद रखना है 4290 पंचायतों को चुना गया है दोस्तों मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखना है दोस्तों आपको। फिर है दोस्तों जन वितरण प्रणाली के तहत 2021-22 में कुल 5474.9 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन हुआ है, जिसमें से 2208.2 टन गेहूं और 3366.7 लाख जो है दोस्तों 7 टन चावल था दोस्तों। जन वितरण प्रणाली के तहत कितना किया गया है, तो कुल 5474.9 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है, जिसमें से गेहूं का कितना है दोस्तों आवंटन किया गया तो 2208.2 टन, और चावल की बात करें दोस्तों तो कितना हुआ है तो 3266.7 टन। 7 निश्चय योजना 2 के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लगाए जाएंगे। याद रखना है कि 7 निश्चय योजना
2 के तहत 7 निश्चय 2 के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी दोस्तों। इससे प्रति वर्ष कितना होगा दोस्तों, तो याद रखना है, इससे प्रति वर्ष 7,88,40,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है दोस्तों घटेगा। यह जो है दोस्तों 35.83 लाख वृक्षारोपण के बराबर है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है एग्जाम के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों नगर विकास के लिए क्या क्या प्रोविजन है, तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी कितना है दोस्तों, तो 1.18 करोड़ थी, जो 2022 में बिहार में अनुमानित 2.02 करोड़ हो गई। इससे बिहार में शहरीकरण का जो दर है दोस्तों 2011 में की जनगणना में कितना था, तो 11.3% से बढ़कर अब कितना हो गया है, तो 16.2% हो गया दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से राजगीर, याद रखना है दोस्तों, ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया था। बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से क्या है दोस्तों, राजगीर, नवादा, गया तथा बोध गया शहरों के लाभ हुआ है दोस्तों, शहरों को लाभ पहुंचेगा दोस्तों इससे, इस बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से। कौन कौन सा है दोस्तों, तो राजगीर है, नवादा है, गया है और बोध गया है। वर्ष 2021-22 तक 1326.8 किलोमीटर लंबी सड़कें और 1311.5 किलोमीटर लंबी नालियां बनी हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2021-22 तक कुल जो है दोस्तों 4.1 लाख शौचालय बने हैं, जिसकी संख्या सितंबर 2022 तक बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, तो 4.14 लाख हो गई है। मानव विकास में क्या क्या प्रगति हुई है दोस्तों, तो बिहार में 2005-06 से 2021-22 तक के 16 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 11 गुना से अधिक बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हुआ है, तो स्वास्थ्य पर जो लगभग है दोस्तों 11 गुना और शिक्षा पर जो है दोस्तों व्यय जो है 8 गुना बढ़ा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बिहार के लिए जो है दोस्तों जन्मकालीन जीवन संभाव्यता जो है दोस्तों जो 2006 से 10 के 65.8 वर्ष से बढ़कर 2016-20 में कितना हो गया दोस्तों, तो याद रखना है 59.5 वर्ष हो गया। तो याद रखना है दोस्तों जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2006 में से 10 तक कितना था दोस्तों, तो 65.8 वर्ष था। वहीं 2016-20 में बढ़कर कितना हो गया, तो 69.5 वर्ष हो गया दोस्तों, अर्थात 3.7 वर्षों की वृद्धि हुई है। संपूर्ण भारत के जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितना है दोस्तों, तो 70 वर्ष है। तो याद रखना संपूर्ण भारत की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितनी है, तो 70 वर्ष है। वहीं बिहार की कितनी है दोस्तों, तो 59.5 वर्ष है दोस्तों। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 2005-06 के 22% से 2019-21 में कितना प्रतिशत हो गया दोस्तों, तो याद रखना 76.2% हो गया है, जो 54.2% अंकों की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। मातृ मृत्यु दर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2015-17 के 165 प्रति लाख जीवित प्रसव से 47 अंक घटकर 2018-20 में यह कितना हो गया दोस्तों, तो 118 लाख प्रति प्रसव रह गई है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मातृ मृत्यु दर कितना हो गया, तो 118 लाख प्रति प्रसव हो गया है दोस्तों। वहीं अगर संपूर्ण भारत के स्तर पर 25 अंकों की कमी हुई है, जो 2015-17 में कितना था दोस्तों, तो 122 से 2018-20 में यह कितना हो गया दोस्तों, तो 97 प्रति लाख जीवित प्रसव पर आ गए हैं दोस्तों। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों दीदी की रसोई, तो दीदी की रसोई कुल मिलाकर 75 स्थानों पर चल रही हैं, जिनमें 70 से अधिक स्वयं सहायता समूह को क्या हुआ है दोस्तों, तो रोजगार मिला है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। बाल विकास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में 48% जो आबादी है दोस्तों वह 0 से 18 वर्ष उम्र वाले बच्चों की है। बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा कितना है, तो याद रखना है 22.5% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है आपको। राज्य सरकार ने 2013-14 से बाल बजट
तैयार करना शुरू किया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि राज्य सरकार के द्वारा बाल बजट कब से स्टार्ट किया गया है, तो 2013-14 से। फिर है दोस्तों, अभी राज्य के सभी 38 जिलों में समेकित बाल विकास सेवा 544 परियोजना कार्यालय के जरिए चल रही है दोस्तों। तो याद रखना है कि अभी 38 जिलों में जो है दोस्तों समेकित बाल विकास योजना 444 परियोजना कार्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा। फिर है दोस्तों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बच्चों पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा जो है दोस्तों 2016-17 के 4% से 2020-21 में यह कितना हो गया दोस्तों, तो यह हो गया है 5.3% हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये आज के डिस्कशन का हमारा जो है दोस्तों लास्ट फैक्ट था जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों और भी अच्छी फैक्ट्स आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।